हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओन यूट्यूब चैनल फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नोट्स को कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो लोग सी एस आई नेट या फिर और अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नोट्स बनाते वक्त बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में वो नोट्स लिखना स्टार्ट कर देते, और जब रिवीजन करने की बारी आती है तो वो उनको या फिर उनसे वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं होती है, और जब एग्ज़ाम आता है तो उनको टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है कि हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो हमने पहले मेमोराइज की थी वो अभी हमको याद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो वन बाय वन वो भूलते चले जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स को बनाने का भी एक स्किल होता है। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स कैसे बनाना है वो नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऑल इंडिया रैंक के टॉपर्स हो गए या फिर जो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स, वो कौन सा ट्रिक यूज करते हैं टू मेक नोट्स। ओके, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 5 मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, तो इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड सिलेक्ट बेस्ट बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स पर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी के लिए सबको पता है कि लॉर्डिश बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो सिर्फ लॉर्डिश बुक को रेफर करके आप नोट्स बना सकते हो सेल बायोलॉजी के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा जो टॉपिक होता है वो हर एक बुक में अच्छे से या फिर इजीएस्ट वे में वो एक्सप्लेन नहीं किया होता है। फॉर एग्जांपल सिग्नलिंग पाथवे लॉर्डिश बुक में थोड़ा डिफिकल्ट मैनर में वो एक्सप्लेन किया है, तो आप सिग्नलिंग पाथवे के लिए कोई और अल्टरनेटिव बुक ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्रूस एल्बर्ट की जो सेल बायोलॉजी की बुक है उसमें सिग्नलिंग पाथवे बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप पर टॉपिक मैक्सिमम 2 बुक्स को आप यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर योर नोट्स एंड टू स्टडी। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कि सेल बायोलॉजी के अगर हमको 10 बुक्स है, हर एक टीचर अलग अलग बुक बता रहे, तो हम क्या करेंगे कि 10 के 10 बुक्स को हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सेल जंक्शन का जो चैप्टर है वो आप रेफरेंस बुक नंबर 1 2 3 4 ऐसे 10 बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, उससे आप फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपके एक चैप्टर के 30 पेज के नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे गड़बड़ हो जाएगा। मैक्सिमम 2 बुक्स, ठीक है, वो आपको रेफर करना है ईच यूनिट के लिए या फिर ईच सब्जेक्ट के लिए या फिर ईच टॉपिक के लिए। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर तो एक अलग सा डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं। ठीक है, वो बाद में हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको साइटोस्केलेटन के नोट्स बनाने हैं तो ऐसा नहीं करना कि आपने साइटोस्केलेटन के नोट्स बनाने हैं, आपने उसके ऊपर कुछ स्टडी नहीं किया, आपको पता ही नहीं साइटोस्केलेटन क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट है, और आप सीधा नोट्स बनाने लग गए। इससे नोट्स तो बन जाएंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी लिखते चले जाओगे। तो आपको नोट्स बनाने से पहले वो चैप्टर के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल साइटोस्केलेटन के आपके नोट्स बनाने तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, उसके अंदर जो जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, मोटर प्रोटीन्स, ये सब के वो आपको पता होने चाहिए। वो पता होने के बाद ही तो आप वो रेफरेंस बुक में से आप एक एक इंफॉर्मेशन को निकाल के आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत डेप्थ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कौन से पॉइंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको जब चैप्टर के बारे में पता होगा पहले, तभी तो आप नोट्स निकाल पाओगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले चैप्टर समझना चाहिए, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ठीक है,
तो रेफरेंस बुक में आपने क्या किया, सेल या फिर साइटोस्केलेटन का चैप्टर आपने रेफरेंस बुक में निकाला, वो पेज नंबर पे आपने वो चैप्टर वो रेफरेंस बुक में से आपने रैपिड रीडिंग करना स्टार्ट किया। आपने बस एक बार देखा उनको, वो चैप्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपने सिर्फ एक बार देख लिया रैपिड मैनर में, ठीक है। सो यू हैव skimmed and understand, you will skim and understand what all points are there in your reference book for that particular chapter जिसके आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया, सेल बायोलॉजी के ऊपर आप नोट्स बना रहे हो, तो आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स में जितने सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपने वन बाय वन देखना या फिर एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता चल जाएगा कि साइटोस्केलेटन से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है, इसका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर रेफरेंस बुक में आपको ये पता चल जाएगा, रेफरेंस बुक से जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ में पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको इंक्लूड करने ही है, कौन से पॉइंट्स आगे पूछे जा सकते हैं और कौन से पॉइंट्स एक्स्ट्रा डेप्थ में है वो जो कभी नहीं पूछेगी, ये आपको पता चल जाएगा जब आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे। तो अच्छी बात है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको अभी मिल गई। तो आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो पूछे जा सकते हैं और जो बहुत डेप्थ में है, ठीक है, वो तो आपको एक्सक्लूड करना है, जो बहुत डेप्थ में है वो आपको एक्सक्लूड करना है। तो ठीक है, मान के चलो आपने ये सेकेंड वाले पॉइंट पे जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपने वो पॉइंट्स भी इंक्लूड कर दिए कि जो बहुत डेप्थ में है, जो कभी नहीं आने वाले, ठीक है। फिर आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। फिर ये वाले पॉइंट्स में से आप और एक बार उनको फिल्टर करोगे, ठीक है, और एक बार उनको फिल्टर करोगे। फिर ये फिल्टर्ड नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, फिर फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले पॉइंट्स भी होने चाहिए, कौन से पॉइंट जो अभी तक नहीं आए लेकिन आ सकते हैं वो भी होने चाहिए, और जो बहुत डेप्थ में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, वो वाले पॉइंट्स को आपको एक्सक्लूड करना है, वो वाले पॉइंट्स को आपको नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका कंटेंट या फिर नोट्स फिल्टर हो जाएगा और शॉर्ट में आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आपने फिल्टर किए उनको आप और ज़्यादा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मैं तो ये आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद इसको ट्राई करोगे तो ये 2 बार जब आप कंटेंट फिल्टर करोगे ना, तभी आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप उनको मेमोराइज कर जाओगे बार बार, ठीक है। इसको टाइम नहीं लगने वाला है ज़्यादा, ओके, नोट्स बनाने को। तो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट मैनर में उसको लिखने का ट्राई करोगे, ठीक है। तो कंटेंट भी फिल्टर हो गया, जो पॉइंट्स बिल्कुल भी या फिर बहुत डेप्थ में है, जो कभी नहीं पूछेंगे, वो भी आपने हटा दिए, तो आपके नोट्स अभी रेडी हो गए, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, जो एकदम या फिर ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स जो होते हैं या फिर जो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर कुछ पॉइंट लॉडिश के बुक में है और वो सेम पॉइंट ब्रूस एल्बर्ट में नहीं है, जेराल्ड कार्क के बुक में नहीं है, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट जो लॉडिश में है वो आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर 10 रेफरेंस बुक है, वो 10 रेफरेंस बुक के अंदर जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी वही आपको एग्जाम में आएगी। जो 10 या फिर जो जितने ज़्यादा रेफरेंस बुक है उनमें जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी वही आपको एग्जाम में आएगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इंफॉर्मेशन लॉडिश में है लेकिन वो इंफॉर्मेशन जेराल्ड कार्क में नहीं है, ब्रूस एल्बर्ट में नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगी। ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है।
आपको ये पता चल जाएगा कि कितने डेप्थ में आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे 60 to 70% काम आपका इजी होने वाला है। ठीक है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना या फिर कौन सा कंटेंट आपको एक्सक्लूड करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अभी उनको आप फ्लो चार्ट मैनर में लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और जो प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये प्रोसेसेस को आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में जो पॉइंट्स आपने बनाए नोट्स के अंदर, उनको डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट करके नोट्स में वो इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और डिफरेंट कलर के पेन्स यूज करना जिससे आपके नोट्स अट्रैक्टिव लगेंगे। अगर हम केस 1 ले जिसमें आपने बड़े बड़े पैराग्राफ से नोट्स बनाए, एक ही कलर से नोट्स बनाए, आप जब वो पढ़ने लग जाते हो या फिर रिवीजन की बारी आती तो आपको बहुत बोरिंग फील होता है या फिर बोरिंग लगता है, और वो अच्छे से आपके दिमाग में नहीं जाती है इंफॉर्मेशन जब आप बार बार मेमोराइज करते हो। ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे कि नोट जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव बनाए, ताकि पढ़ने को भी मजा आए। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो हम जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना हम करेंगे। तो डिफरेंट कलर के पेन से ये फायदा होता है कि कभी कभी मान लो अभी अगर हम एग्जाम्पल ले, ये डेंड्राइटिक सेल का यहाँ पे लिखा है इट विल एक्सप्रेस बोथ MHC1 एंड MHC2। अगर हमने मान लो ये ब्लू पेन से लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए कि डेंड्राइटिक सेल एक्सप्रेस व्हाट, ऑप्शन में दे दिया जाए MHC1 टू बोथ MHC1 एंड MHC2, नाइदर MHC1 एंड MHC2, तो आपको वो क्लिक हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको आप वो रिकॉल कर पाओगे कि हाँ मैंने ये ब्लू पेन से लिखा था, हाँ मैंने ये पॉइंट ग्रीन पेन से लिखा था। ये बहुत बार होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ये ट्रिक पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि कभी कभी ये तक पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये रेड पेन से लिखा था, ये मैंने ब्लू पेन से लिखा था, ये मैंने ग्रीन पेन से लिखा था। ठीक है, तो ये फायदा होता है डिफरेंट कलर पेन को यूज करने का। इसका फायदा आपको सबसे ज्यादा होगा CSI नेट सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या फिर जब आप सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे CSI नेट के, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में, TIFR, BARC, महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस, तो उसमें वो एग्जाम में आपको ये डिफरेंट कलर पेन का फायदा बहुत होने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में इनका फायदा होता है। ठीक है, और 5th पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये मैं खुद यूज करता हूं और मैंने ये खुद यूज भी किया है व्हाइल राइटिंग माय यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड ऑल। मैं क्या करता हूँ, ये जब आपके 4 नोट्स या फिर ये 4 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपके नोट्स बन जाते हैं, फ्लो चार्ट मैनर में आप लिख देते हो, डायग्राम्स बना देते हो शॉर्ट नोट्स के, तो मैं क्या करता हूँ उनको अच्छे से एक बार रीड करता हूँ। फिर वो रीड करने के बाद मैं एक शॉर्ट मूवी बनाता हूँ माइंड में। वो साइंटिफिक डायग्राम से आप बना सकते हो, एनिमेटेड कैरेक्टर से आप बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने नोट्स बनाए शॉर्ट नोट्स, तो मैं इस तरीके से उसको इमेजिन करूँगा कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। और ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज आ गया, RNA पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर साइट पे बाइंड कर गया, फिर क्लोज कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर वो RNA पॉलीमरेज ने क्या किया, लोकली अनवाइंड किया सेक्शन ऑफ DNA। लोकली अनवाइंड करने के बाद वो ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ओपन कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल हो गया। वो टेम्पलेट स्टैंड पे अभी RNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और वो 3 प्राइम एंड पे उसको ऐड करते 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 RNA का सिंथेसिस करवाएगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि 3 प्राइम पे वो न्यूक्लियोटाइड आया बाइंड किया, न्यूक्लियोटाइड आया बाइंड किया। ऐसे करते करते RNA का सिंथेसिस कैसा हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ऐसा अगर आप इमेजिन करोगे तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलोगे। एक्स्ट्रा रीड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसका ये 5th पॉइंट का ये एडवांटेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपने सिर्फ रट लिया या फिर चीज़ों को रटा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1 वीक तक या फिर 10 दिन तक आप उनको याद कर पाओगे। लेकिन अगर आपने आपके दिमाग में कुछ मूवी की तरह या फिर ये ट्रिक को यूज़ किया
तो आप ज़्यादा समय तक उनको या फिर उसको आप याद रख पाओगे। ये आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो आपको वो आंखें बंद करने के बाद आपको सब सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आप इमेजिन कर पाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये आप ट्रिक यूज़ करके देखिए। आई एम 100% श्योर दैट इसका आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई भी चैनल पे ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। और मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ट्रिक को यूज़ किया है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। कम से कम चीज़ों को रट के उन्होंने बड़े बड़े आंसर्स एकदम आराम से लिखे हैं, और ये चीज़ों को यूज़ करके उनको एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कम से कम चीज़ें पढ़ के उनको ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेसेस, जब उन्होंने ये 5th पॉइंट को यूज़ किया तो सारे प्रोसेसेस उनके आंखों के सामने थे। तो CSR नेट के पार्ट सी के क्वेश्चंस जब उनके सामने आते थे तो वो बस रफ पेपर पे थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बना के वो चीज़ों को सॉल्व कर देते थे। ऐसा नहीं कि वो बिग बिग पैराग्राफ्स रीड करके वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते थे। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हो तो CSR नेट पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको ये दिखाया भी है कि इनको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के एग्जाम्पल का, ठीक है, जब आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, हाई होती है, तो वो जो था, अभी ये 1.5 से 2 पेजेस में इसको एक्सप्लेन किया है, डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस बुक। कौन से रेफरेंस बुक में 3 पेज हो सकता है, कौन से इसमें 2 पेज हो सकता है, लेकिन डेढ़ पेज तो आप पकड़ के चलिए इसको, वो भी रेफरेंस बुक के। तो आप वो वैसा का वैसा इंफॉर्मेशन तो रट नहीं सकते, क्योंकि पहले ही रेफरेंस बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैनर में चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट स्किम्ड थ्रू दैट टॉपिक, रैपिड मैनर में मैंने उसको पढ़ा, चीज़ों को समझा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर मैंने वो अपने शब्द में उसको लिखा, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी लिखे, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है वो स्किप कर दिए। फॉर एग्जांपल फेरिटिन, अभी ये फेरिटिन mRNA या फिर फेरिटिन प्रोटीन जो बनता है वो कितने केडीए का होता है, मतलब किलो डाल्टन का होता है, कुछ ज़रूरत नहीं है उतना लिखने की, इतना स्पेसिफिक तो कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने स्किप कर दी नोट से, जो कभी नहीं पूछने वाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, उनको और शॉर्ट में किया। शॉर्ट में करने के बाद मैंने ये वाला अप्रोच यूज किया कि मेक डायग्राम्स इफ पॉसिबल, और कुछ चीजें थी उनको मैंने फ्लो चार्ट मैनर में लिख दिया, बन गए मेरे नोट्स। 1.5 से 2 पेज के नोट्स मैंने इतने से इसमें खत्म किया। तो ये 80 to 90% कॉम्पैक्ट हो गया, या फिर इससे भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है ये, ठीक है। मतलब इतनी सी इंफॉर्मेशन, आप 1.5 से 2 पेजेस की इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 5 प्राइम यूटीआर पे, 5 प्राइम यूटीआर जो फेरिटिन mRNA का था, उस पे IRE दैट इज आयन रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने ब्लैक सर्कल से दिखाया है। और जब आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तब IRP विल बाइंड टू दिस IRE, ठीक है। अभी जब IRP ये IRE को बाइंड करेगा तो ये 5 प्राइम कैप की तरह काम कर रहा है। जब IRP प्रोटीन IRE या फिर ये एलिमेंट पे जब बाइंड करेगा, तो जब न्यूक्लियसेस जो होते हैं जो mRNA को डिग्रेड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल PNPS, वो अभी इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 प्राइम पे कैप की तरह कौन बिहेव कर रहा है, IRP IRE के साथ बाइंड कर चुका है, अभी न्यूक्लियसेस mRNA को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA को प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम न्यूक्लियस डाइजेशन, जिसकी वजह से फेरिटिन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अभी आपको नोट्स में ये इतना लिखना भी नहीं था कि
अभी वो जो रेफरेंस बुक था उसमें ये भी लिखा था, क्या लिखा था कि रिसेप्टर mRNA स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। अभी जाहिर सी बात है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपको पता है कि IRP जब IRE पे बाइंड करेगा उसके वजह से न्यूक्लियस इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो बताओ ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर mRNA की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? जाहिर सी बात है इंक्रीज हुई। तो हम डबल डबल चीज़ें क्यों लिखें नोट्स में, फालतू में नोट्स को हम बड़ा क्यों करें? ठीक है, यही से तो सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है ना कि उसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। फेरिटिन का जो फेरिटिन mRNA का जो ट्रांसलेशन है वो रिप्रेस हो जाता है जब आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। अभी ये वापस से क्यों लिखे, हमको पता है ना कि जब आयन कॉन्सेंट्रेशन लो है तो फेरिटिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। अभी इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि फेरिटिन प्रोटीन का काम क्या होता है, आयन को स्टोर करना। ठीक है, अभी बॉडी के अंदर अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही कम है तो क्या बॉडी उसको या फिर फेरिटिन प्रोटीन उसको स्टोर कर लेगा? नहीं करेगा। अगर फेरिटिन ये कम आयन को स्टोर कर लेगा तो बॉडी को क्या मिलेगा? बॉडी को तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आयन की ज़रूरत है। ठीक है, तो बॉडी तो यही चाहेगी कि फेरिटिन प्रोटीन का सिंथेसिस ना हो ताकि वो फेरिटिन प्रोटीन आयन को स्टोर ना कर पाए। तो इससे कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप एनालाइज कर सकते हो इतने से पॉइंट से। ठीक है, अभी आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अभी वो भी हम क्यों लिखे नोट्स में, वो लिखेंगे तो और बड़े हो जाएंगे नोट्स। इससे ही सारी चीज़ें क्लियर है। आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इसके उल्टे इवेंट्स हो गए, इसका वाइस वर्सा। ठीक है, आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? IRP प्रोटीन IRE पे बाइंड नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा तो बताओ इसको प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर mRNA को। न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस उसको डिग्रेड कर देगा। न्यूक्लियस डिग्रेड करने के बाद फेरिटिन का सिंथेसिस हो जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि फेरिटिन प्रोटीन का काम है आयन को स्टोर करना। बॉडी के अंदर आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में है, एक्सेस में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो बॉडी ये चाहेगी कि ये जो एक्सेस आयन है उसको किसी फॉर्म में स्टोर करके रखे, और जब सच में बॉडी को आयन की ज़रूरत होगी तो फेरिटिन प्रोटीन से वो जो स्टोर किया हुआ आयन है वो धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, तो एक्सेस फॉर्म में क्या होगा? फेरिटिन प्रोटीन का सिंथेसिस होना चाहिए ताकि एक्सेस वाला आयन फेरिटिन प्रोटीन अपने पास स्टोर करके रख दे, और जब बॉडी को आयन की ज़रूरत पड़ेगी और इन द केस ऑफ आयन डेफिशिएंसी दैट आयन विच हैज़ बीन स्टोर्ड बाय द फेरिटिन प्रोटीन विल बी रिलीज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने सिर्फ इतने से पार्ट से हम उसको याद कर सकते हैं, और बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे नोट्स बड़े हो जाएंगे। नोट्स बड़े होने के बाद आपको और डर लगना चालू हो जाएगा कि अभी एग्जाम आने वाली है, मैं शॉर्ट रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई आपको लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं आपके नोट्स में। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, क्या क्या लिखना है, किसकी ज़रूरत नहीं है नोट्स में फालतू को वो बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अभी ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, डेंड्राइटिक सेल्स। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, आपने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज किए, आपको पता चल गया कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक्सप्रेस बोथ MHC1 एंड MHC2, फिर इसके सिंथेसिस के लिए लगने वाला सिग्नल कौन सा है, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस लिगेंड सिग्नल। ठीक है, फिर इसके जो 3 टाइप्स है, इंटरस्टिशियल इंटरडिजिटिंग डेंड्राइटिक सेल्स, इनका काम है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्राइटिक सेल, इनका काम है रोल अगेंस्ट वायरस एंड दे प्रोड्यूस टाइप 1 इंटरफेरॉन। और तीसरा टाइप है डेंड्राइटिक सेल का, डेट इज फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स। दीज सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। अभी आपको तो ये टाइप से तो पूरा समरी या फिर पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स मिल जाएंगे अलग अलग रेफरेंस बुक में, लेकिन क्या उनको पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद। ठीक है, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे होगे और अगर आपके कॉलेज के सिलेबस में होगा ये टाइप्स को डिटेल में पढ़ना, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो वो डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम की। लेकिन फिर भी कॉमन जो नोट्स हो गए ना, वो ऐसे ही आप बनाना, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की आप जब तैयारी करोगे तो ही आप, या फिर तभी आप ऐसे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी उनका रिक्वायरमेंट होगा या फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी लाइफ साइंस के। तो आपको डबल डबल नोट्स बनाने की, डबल डबल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये जब आप कॉम्प्लेक्स नोट्स बनाते हो, मतलब यूनिवर्सिटी के लेवल पे इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसआई नेट के लेवल के, लेकिन आप अगर सीएसआई नेट की तैयारी भी कर रहे हो अलॉन्ग विथ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपको फ़ायदा होगा। आप जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जब डालोगे सीएसआई नेट के, तो आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपके मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा थ्योरी वाले एग्जाम में, ठीक है। आप खुद का इनपुट भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया 16 मार्क को लिखने के लिए या फिर 8 मार्क को, तो मैंने बताया वैसे तो आप लिख दोगे 1-1.5 पेज का, ठीक है। फिर आप उसमें खुद का इनपुट भी दोगे या फिर खुद का सिग्निफिकेंस दे सकते हो, इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि अ डॉक्टर कैन सजेस्ट और प्रिस्क्राइब फेरिटिन ब्लड टेस्ट। क्यों? उससे यह पता चल सकता है कि अगर फेरिटिन का प्रोटीन आपके बॉडी में कम आता है, इसका मतलब आपके बॉडी में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा आप सिग्निफिकेंस खुद से अप्लाई करके, लॉजिक अप्लाई करके आप लिख सकते हो। इससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा और आपके मार्क्स कोई भी डिडक्ट नहीं कर सकता। और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि स्टूडेंट बड़े बड़े पैराग्राफ ना लिखे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उसमें वो आंसर में वो इनपुट डाले खुद का, ठीक है। इसका म्यूटेशन हो गया तो ये हो सकता है, अगर इसको हम, ये डिजीज को हमको रोकना है तो क्या हमको इसको ओवर एक्सप्रेस करना चाहिए, इसको इनिबिट करना चाहिए। आप खुद से वो आंसर में लिख सकते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो ये तरीका है नोट्स बनाने का। ये नोट्स आपको बहुत ही, या फिर ये टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं, तो ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और क्या ये आपके लिए काम कर रही है या नहीं, वेदर इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, ठीक है। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब करना तो फ्री है, ठीक है। मैं और अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हाउ टू एलिमिनेट आंसर चॉइस, या फिर जब व्हेन यू आर स्टक इन बिटवीन टू ऑप्शंस, कैसे आपको स्मार्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके सीएसआई नेट पार्ट सी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए सीएसआई नेट के एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब के नीचे एक बेल बटन दिखाएगा, वो भी आप प्रेस कर दो, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, ठीक है। नहीं तो आपको वो वीडियोस मिस कर जाओगे, ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, ठीक है। So see you in the next lecture. Thanks for watching.